हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको मैं रिवाइज करूंगा चैप्टर 13 ग्रुप ऑडिट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, सारे कीवर्ड्स वगैरह मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, और सारी मेमोरी टेक्निक्स भी लिखी हुई है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ग्रुप ऑडिट हम लोग को अच्छे तरह से करना है। ठीक है, और इसका जो भी क्वेश्चन आएगा हमको पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो आ जाओ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ। सर मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट, इसमें कुछ बातें हैं जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी है। ध्यान से सुनो। सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, अगर कंपनी के पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी है, इंक्लूडिंग एसोसिएट भी है, जॉइंट वेंचर्स भी है, तो इन एडिशन टू इट्स ऑन एफएस, अपना एफएस तो बना भाई, सीएफएस भी बनाना पड़ेगा। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और उसको अटैच करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट जो साइलेंट फीचर्स बताएगा ऑफ एफएस ऑफ इट्स सब्सिडरी। जो सब्सिडरी का एफएस है उसके साइलेंट फीचर्स बताएगा इन फॉर्म AOC1। ये भी बहुत सिंपल। जो कंसोलिडेशन कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 होना चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल। जो कंपनी को रिक्वायर नहीं है, मतलब प्रिपेयर नहीं करना सीएफएस अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए सफिशिएंट होगा जो प्रोविजन शेड्यूल 3 में दिए हुए वो कंप्लाई कर ले। इट वुड बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाई विद द प्रोविजन प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3। वेरी सिंपल। अब सुनो, ये अपन ने पढ़ा मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट में, मतलब कि अपन ने सीएफएस बनाना रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी इफ इट मीट्स दी फॉलोइंग कंडीशन। ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से 3 कंडीशन अगर आपकी फॉलो होती है, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब ऑल कंडीशन। देखो आप भी लिख लो अपने कॉपी में, ऑल कंडीशन। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपको सीएफएस बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली कंडीशन बहुत सिंपल, देखो वो होली ओन सब्सिडरी है आपकी या फिर पार्शली ओन सब्सिडरी है। ठीक है, और आपने सारे मेंबर्स को इंटीमेट कर दिया इन राइटिंग। क्या कर दिया? इंटीमेट इन राइटिंग कर दिया, और आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है कि भैया ये इंटीमेशन पहुंच गया। ठीक है, और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया टू द कंपनी फॉर नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। तो ये आपकी पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है? कंपनी की जो सिक्योरिटीज है ना लिस्टेड है, ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। देखो आर नॉट लिस्टेड, आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, मतलब ना इंडिया में ना बाहर, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल। तीसरी कंडीशन अल्टीमेट होल्डिंग या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग। अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग क्या कर रही है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल कर रही है, और ये जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है आर इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये तीनों कंडीशन हो गई, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो तीसरी कंडीशन में आपने 2 वर्ड पढ़े सर, एक तो अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग क्या कर रही है? सीएफएस फाइल कर रही है रजिस्ट्रार के पास। तो सर ये अल्टीमेट होल्डिंग और इंटरमीडिएट होल्डिंग क्या है? देखो बी सब्सिडरी है ए की और सी सब्सिडरी है बी की, तो सी के लिए बी क्या है? इंटरमीडिएट होल्डिंग, और ए क्या है? अल्टीमेट होल्डिंग। आई होप वेरी इजी कंसेप्ट आपको पता होगा ये तो। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सीएफएस फाइल कर रहे हैं और वो कंप्लाइंट है विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वो खत्म। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो इंडेक्स 110 के हिसाब से इसमें कुछ कहा गया। क्या कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर है तो उसको सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा अगर वो सब्सिडरी को मेजर कर रही है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अगर फेयर वैल्यू पे मेजर कर रही है, थ्रू पीएनएल मेजर कर रही है, तो उसको नहीं अपने इन्वेस्टमेंट एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? वो अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या है? सुनो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का देखो, इन्वेस्टमेंट आपको पता है पैसा लेते, पैसा लेके वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देते, उससे उनको क्या रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन और क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हैं, और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो तीनों सुनो। फंड ऑब्टेन करते हैं एक या एक से ज्यादा इन्वेस्टर्स, क्या प्रोवाइड करते हैं? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, वेरी सिंपल। कमिट करते हैं कि उनका बिजनेस पर्पज क्या है? इन फंड्स को इन्वेस्ट करना सोली और इनसे ही कमाना। क्या? रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम। बहुत सिंपल, या फिर दोनों। उसके बाद जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? फेयर वैल्यू बेसिस पर कर रहे हैं सारे इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, ये आपका खत्म। इधर आओ, अब इधर आओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो इसका जो भी कंसोलिडेटेड रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से उसको करोगे। ठीक है, अपन ने इंडेस के हिसाब से पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ लिया। अब बस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर पढ़ना है तो आपके ये तीनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, और ऐसे कैसे ही एग्जाम में लिखना है। तो इसमें कुछ मतलब मिस्टेक नहीं करना। देखो पहले आप लिख दोगे इंट्रो में कि इनको सीएफएस बनाना जरूरी है, फिर आप ये लिख दोगे कि कब एग्जाम्ट है एज पर कंपनीज एक्ट, फिर इंडेस के 110 के हिसाब से कब एग्जाम्ट है, और एएस के हिसाब से कब है वो अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट ने एक्वायर किया 51% शेयर चाइल्ड में। ठीक है, उसने एक्वायर कर लिया चाइल्ड के 51 शेयर ले लिए उसने, 19-20 में लिए, और 19-20 में उसने सीएफएस नहीं बनाया, और उसने क्या किया? 20% शेयर मतलब बेच दिया, 20 में बेच दिया, तो मतलब नेक्स्ट ईयर उसने 2020 में वो शेयर्स बेच दिए, पर उसने दोनों सालों में कंसोलिडेशन नहीं किया। डिड नॉट कंसीडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंसोलिडेशन। तो क्या करोगे आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर होके? वेरी सिंपल, देखो आपने 51% 31 मार्च
2019 में एक्वायर कर लिया, ठीक है। और इस ईयर भी आपने 18-19 का जब ईयर खत्म हुआ और 19-20 का ईयर जो था, दोनों में कंसोलिडेशन नहीं किया और 19-20 में आपने 20% शेयर और बेच दी। तो अब इसको क्या करोगे, कैसे डील करोगे, क्या इसका कंसोलिडेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छे से पढ़ते सुनो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो डील करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो ये कहता है सब्सिडरी को एक्सक्लूड करेंगे कंसोलिडेशन से। सब्सिडरी को एक्सक्लूड कर देंगे कंसोलिडेशन से जब आपकी कंट्रोल जो है ना, आपने जो कंट्रोल लिया है वो इंटेंडेड टू बी टेम्पररी है। कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, मतलब जो शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं, आपने इस व्यू से किए हैं कि आपको सब्सिक्वेंट डिस्पोज कर दोगे इन फ्यूचर, तो आपका ये माना जाएगा कि कंट्रोल क्या है, टेम्पररी है। तो अगर आपका कंट्रोल टेम्पररी है क्योंकि आपने शेयर्स एक्वायर करने के लिए लिए हैं, तो वो शेयर्स को फिर फ्यूचर में आपने एक्वायर किए हैं, मतलब फॉर फ्यूचर में डिस्पोज कर दोगे। आप क्या कर दोगे, उसका सब्सिक्वेंट डिस्पोजल कर दोगे इन दी नियर फ्यूचर, ठीक है। तो अब सुनो, ये क्या हो गया, आपका कंट्रोल इंटेंडेड हो गया टेम्पररी। इधर देखो, अगर इंटरप्राइज ऑन करती है मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर, और क्या करती है, शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए है, पर इनका पर्पस क्या है, हेल्ड विद एन एक्सक्लूसिवली ए व्यू टू देयर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, इनको सब्सिक्वेंटली डिस्पोजल कर देगा, तो हम लोग कंसीडर करेंगे ना ये टेम्पररी है। और तो अगर हमें लगता है कि ये टेम्पररी हमने लिए हैं, तो इसका अकाउंटिंग AS 13 के हिसाब से होगा, ना कि AS 21 जो CFS के हिसाब से नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वो क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इंटर में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। अब सुनो, अगर एंटिटी को एक्सक्लूड किया है कंसोलिडेशन से ऑन द ग्राउंड कि भैया ये क्या है, रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड अदर सब्सिडरी इज टेम्पररी, मतलब आपने ये टेम्पररी वाले बेसिस पे इनको एक्सक्लूड किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा पेरेंट की इंटेंशन को, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद में इंड AS 110, इंड AS 110 में अपन ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं पढ़ी, कोई एग्जेम्पशन नहीं पड़ा फॉर टेम्पररी कंट्रोल, पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, है नहीं। देखो, नो एग्जेम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल, ना ही कोई अगर ऑपरेशन है अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई दोनों कंडीशन अपन ने नहीं पढ़ी, मतलब उनके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ना ही टेम्पररी कंट्रोल वालों के लिए, ना ही ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन वालों के लिए कोई भी एग्जेम्पशन है, इनको भी बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसी कुछ बात ही नहीं डिस्कस हुई है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ना ही टेम्पररी कंट्रोल वालों की हुई है, ना ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन वालों के लिए हुई है, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, कंसोलिडेशन मैंडेटरी होता है, ठीक है। इंड AS में भी कंसोलिडेशन मैंडेटरी होता है, कब नहीं होता अपन ने पढ़ लिया, अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी और फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर मेजर करती है तब उनको नहीं बनाना पड़ेगा। सेक्शन 129(3) की सारी रिक्वायरमेंट हम लोग ने पढ़ ली है, ठीक है, कोई इसमें कुछ दोबारा पढ़ना है। तो अब इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा कि नहीं, देखो इस क्वेश्चन में आंसर दिया है कि ये अगर AS 21 के हिसाब से बना रहा है, मतलब अगर इन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं तो उनको CFS बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल इंटेंडेड टू बी टेम्पररी और वो नेक्स्ट ईयर अपना शेयर बेचने के पर्पज से ही खरीदा, तो आपको नहीं बनाना। लेकिन अगर इंड AS 110 के हिसाब से जाए तो इनको बनाना पड़ेगा, तो ये दोनों कंडीशन इन्होंने लिख दी, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ना और ये तीनों कंडीशन याद रखना, एज पर इंड AS 110 वाली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 वाली और कंपनीज एक्ट 2013 वाली कंडीशन, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में आपको कब नहीं बनाना पड़ेगा ये आपको अच्छे से याद रखना है, फिर आपको ये क्वेश्चन डील करना है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अपने क्वेश्चन बैंक से कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ काम की बात, नेक्स्ट टॉपिक, पेरेंट की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब CFS का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन हो रहा है। हाँ सर, कुछ इनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एकदम बहुत सिंपल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इधर आओ, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप भी अपने कॉपी में ऐसे लिख लेना क्योंकि याद अच्छे से रहेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या, आइडेंटिफाई करो कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है, आपने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने, एक सेकंड ना हाईलाइटर ले लेते हैं। आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करना आपको, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करो। कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया तो कौन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करो। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो रिलेटेड पार्टीज कौन है और आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है उनको आइडेंटिफाई करो। सुनो, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, ये वो वाला पेरेंट है होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो पेरेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आइडेंटिफाई करेगा कंपोनेंट्स को, आइडेंटिफाई करेगा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को, आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन ने यहाँ देखा तो आप अगर ये देखो अपन ने क्या लिखा है, ये कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया, तो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसकी सारी एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लो। ऑब्टेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग कंपोनेंट्स की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही तो हम लोग कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करेंगे, तभी तो CFS बनेगा, ठीक है दोस्तों।
फिर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज का हार्मोनाइजेशन करेंगे और गैप के कन्वर्जन करेंगे जहां जहां एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब वापस सुनो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स क्या है, आइडेंटिफाई कर लो भैया कंपोनेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लो, ऑब्टेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट कंपोनेंट, और उस जो इंफॉर्मेशन अपन ने ले ली उसके बाद ही तो हम लोग कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करेंगे, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज करेंगे, और जहां जहां पर गैप के कन्वर्जन के प्रोविजन लगते हैं वो हम लोग गैप कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला ना वो देखना इधर, आइडेंटिफाई किए कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई किया रिपोर्टेबल सेगमेंट, आइडेंटिफाई किया रिलेटेड पार्टीज, फिर हम लोगों ने कंपोनेंट से ये लिंक किया था कि ऑब्टेन करेंगे कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स, उसके बाद अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर देंगे, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स, और फिर गैप के जो कन्वर्जन है जहाँ पे एप्लीकेबल, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, मेरे हिसाब से याद हो गया। अब अगर सुनो, अगला बहुत सिंपल है, अगला कहता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब आप ऑडिट कर रहे हो सीएफएस की, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर इन केस ऑफ सीएफएस। देखो चाहे सीएफएस बना रहा है चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसको बनाना तो एफआरएफ के हिसाब से ही पड़ेगा और अपना ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू देना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 पॉइंट देखो, प्रिपेयर होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद, जो सीएफएस बना है वो प्रिपेयर किसके हिसाब से होना चाहिए, उसको ये सेटिस्फाई करना है कि ये सीएफएस होना चाहिए, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए, यही बात चाहिए एफएस करे चाहे सीएफएस करे, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से ही बनाना है, तो बेसिक ड्यूटी है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ट्रू एंड फेयर व्यू में, तो ये अबकी बार कहाँ पे करेगा, सीएफएस पे करेगा, ठीक है। देखो 143(1) के मैटर्स पर वो इंक्वायर करेगा और 143(3) के है ना, 143(3) है शायद, हाँ 143(3) के मैटर्स पर रिपोर्ट करेगा, टू रिपोर्ट ऑन दी मैटर्स जो A to I वाले क्लॉज में दिए हैं, ये भी बहुत सिंपल। और वैलिडेट कर देगा कि जो रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ वो वैलिडेट करनी है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स दिए एफआरएफ के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट जो एफआरएफ में रिक्वायरमेंट है ना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस उसको वैलिडेट करेगा। वापस से सुन लो, एफएस पे वो अपना एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बना कि नहीं, एफएस मतलब सीएफएस यहाँ पे, और जो सीएफएस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं बना, टू इनेबल हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला हो गया, एप्लीकेबल एफआरएफ वाला हो गया 143(1), 143(3), और उसके बाद में वैलिडेट द रिक्वायरमेंट, वो भी एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, ठीक है। आ जाओ, अब अगर नेक्स्ट अपन देखें ऑडिटर का क्या कंसीडरेशन होगा अबाउट मटेरियलिटी। अब देखो मटेरियलिटी का कंसीडरेशन करना है जब आप सीएफएस ऑडिट करो, ये कंसेप्ट क्यों आया, देखो मटेरियलिटी का कंसेप्ट इसलिए डिस्कस हुआ है यहाँ पे कि आप 600 आ जाता है यहाँ पे, ऐसे 600 क्या बोलता है, जब आप यूज कर रहे हो अनदर ऑडिटर का वर्क, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर वर्क, तो आपको जो मटेरियलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। मटेरियलिटी कंप्यूट करने की सब मतलब आपको मटेरियलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी, तो अब इसमें आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा मटेरियलिटी, क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, मटेरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो जब आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो और एसए 600 में आपके ये जब यूज कर रहे हो अदर ऑडिटर वर्क, तो आपको मटेरियलिटी तो कंप्यूट करनी पड़ेगी, तो आप ये जब डिटरमाइन कर रहे हो मटेरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस, तो आपको ये 4 चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। मेरे साथ आओ, बहुत सिंपल है, आ जाओ आराम से करते हैं इसको। क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस। ऑडिटर को क्या 4 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियलिटी। पहले क्या करेगा, कंप्यूट करो भैया मटेरियलिटी, पूरे ग्रुप का एज होल मटेरियलिटी कंप्यूट करो। अगर आपने पूरे मटेरियलिटी को कंप्यूट कर लिया तो फिर आप ये चेक करोगे, एसेस करोगे, क्या एसेस करोगे, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट 2 होते हैं, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जो नेक्स्ट पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। पर आप यहाँ पे समझो कि आपको डिटरमाइन करना मटेरियलिटी, तो सबसे पहले आप कंप्यूट करो मटेरियलिटी। तो जब मटेरियलिटी कंप्यूट कर रहे हो पूरे ग्रुप की कंप्यूट करो, पहले फॉर द ग्रुप एज ए होल करो, और उससे आप अप्रोप्रिएटनेस एसेस करो। किस चीज की सर, उससे आप परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की अप्रोप्रिएटनेस को एसेस करोगे। वेरी सिंपल, पहले आपने कंप्यूट कर ली पूरे लेवल पे, उसके बाद में उस मटेरियलिटी को यूज करो, और उस मटेरियलिटी को यूज करके आप ये डिसाइड करो ये जो कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे लिए मटेरियल टू द ग्रुप है, जो कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो ये अपना छोटा बच्चा जो अपना सब्सिडरी है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए मटेरियलिटी है, हमारे लिए मटेरियल है, पूरे ग्रुप के लिए मटेरियल है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल टू द ग्रुप। और अगर अपने को ऐसा लगता है कि ये मटेरियल है तो उसको स्कोप इन कर लेंगे। स्कोप इन मतलब उसको सीएफएस बनाते समय साथ में लेंगे और सीएफएस में उसको ऐड करेंगे। स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स, वेरी सिंपल। आपने पहले क्या कर ली, पूरे कंप्यूट कर ली ग्रुप की, फिर उसके बाद में आपने मटेरियलिटी को ये यूज करके आपने ये देख लिया कि कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए मटेरियल है कि नहीं है, स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूट, अभी ऊपर तो जो उसने की ग्रुप लेवल पे की कंप्यूट, अब प्रिंसिपल ऑडिटर फिर से मटेरियलिटी कंप्यूट कर रहा है। यहाँ कौन सी कर रहा है, हर एक कंपोनेंट के लिए मटेरियलिटी कंप्यूट कर रहा है।
और वो कम्युनिकेट कर देगा कंपोनेंट ऑडिटर को जब उसको लगता है कि इट इज रिक्वायर्ड, मतलब उसको ही बिलीव्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू और फेयर व्यू के लिए उसको लगता है जरूरी है, तो वो उनको कम्युनिकेट भी कर देगा। पहले प्रिंसिपल ऑडिटर्स ने ग्रुप पे की, फिर उस मटेरियलिटी को यूज करके ये देखा कि ये जो कंपोनेंट का एफएस है वो हमारे लिए मटेरियल है कि नहीं है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑडिटर कंप्यूट किया मटेरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट, ठीक है, और उस सब कम्युनिकेट कर दिया कंपोनेंट ऑडिटर को जब उसको लगा इफ ही बिलीव्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। अब उसके बाद में कंफर्मेशन ले लेगा कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या चीज की कंफर्मेशन लेगा कंपोनेंट ऑडिटर से, इंडिपेंडेंस के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, वो क्या कर लेगा, कंफर्मेशन ले लेगा। बहुत सिंपल है, वापस से सुनो। जब आप डिटरमाइन कर रहे हो मटेरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस, चार चीज कंसीडर करनी है। कंप्यूट कर लो मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप और एसेस करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको अच्छे से आगे समझाऊंगा भी, ठीक है। आप उस मटेरियलिटी को यूज करो, यूज करके ये देखोगे कि जो कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटेरियल है कि नहीं, और आपको लगता है मटेरियल है तो उसको स्कोप इन कर लो। उसके बाद में आप ऊपर तो ग्रुप की कर ली, अब यहाँ पे ईच कंपोनेंट की मटेरियलिटी कंप्यूट करके कम्युनिकेट कर दो, और सारे फिर लास्ट में आप कंफर्मेशन ले लो कंपोनेंट से, किस चीज़ के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया ना, आप भी वो सर्कल रख लेना, कर लेना। पहला कंप्यूट, दूसरा आप यूज, उसका फिर तीसरा कम्युनिकेट और चौथा कंफर्मेशन, ठीक है। कंप्यूट, यूज, कम्युनिकेट, कंफर्म, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, और आप अच्छे से लिख के आओगे तो क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन दी ऑडिट ऑफ सीएफएस। अब जब आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लोगे, किस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंटेशन लोगे, देखो जब आप सीएफएस की ऑडिट कर रहे हो तो आप ये 4 चीज़ों पर रिप्रेजेंटेशन लेना। सबसे पहले कि सारे के सारे कंपोनेंट्स का कंप्लीटनेस होना चाहिए, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हो गए सीएफएस में, इसके कंप्लीटनेस ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन दी सीएफएस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने ये पढ़ा था यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट पढ़ा था, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पढ़ा था, और अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अगर आप इधर देखो तो ये 3 पॉइंट है, इधर देखो, आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट, आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टीज, आइडेंटिफाई कंपोनेंट। इससे आप ये याद रखना कि कंप्लीटनेस वाला पॉइंट आपको याद आ जाएगा कि सारे के सारे कंप्लीटनेस हुआ है कि कंपोनेंट्स के। और उसके बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट है वो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और अगर आप इधर भी देखोगे तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की बात हुई है, मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो ये चारों पॉइंट सेम ही है, एक बार रीड करोगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। सेकंड पेज पे अगर अपन देखें तो पहला कंसेप्ट क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग बिफोर कमेंसिंग एन ऑडिट ऑफ सीएफएस। अब एक बात बताओ, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले प्लानिंग करते हो। अगर आप ऑडिट ऑफ सीएफएस जा रहे हो तो उससे भी पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उनमें क्या क्या चीज़ें आप कंसिडर करोगे, वो ये 5 चीज़ें लिखी हुई है, सुनो। तो इसकी मेमोरी टेक्निक ये है कि प्लानिंग करने से पहले सीए एनओसी ले लेगा, प्लानिंग करते समय या प्लानिंग करते समय सीए एनओसी ले लेगा, सीए एनओसी ले लेगा। सी फॉर कंट्रोल, ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, एन फॉर एनटी, ओ फॉर अदर ऑडिटर्स का वर्क कितना यूज करना है ये देखेगा, और सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। अब मेरी बात सुनो, सीए क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो ए और बी दोनों अंडरस्टैंडिंग के, अगर सीए को कोई नो बोलेगा तो वो डिटरमाइन करेगा कि इसने नो क्यों बोला, और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। अब इसको अच्छे से करते हैं, आओ पूरा पढ़ते हैं इसको। तो पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग ले लेगा किसकी, ग्रुप स्ट्रक्चर और ग्रुप वाइड कंट्रोल्स की। सर ग्रुप स्ट्रक्चर मतलब होल्डिंग की बहुत सारी सब्सिडरीज है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, तो वो क्या करेगा, ग्रुप स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ले लेगा और ग्रुप वाइड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेगा, इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ आईटी सिस्टम। इतना ही लिखना एग्जाम में भी। सर दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, पेरेंट की अकाउंट पॉलिसीज क्या है और कंपोनेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। फिर सी पॉइंट है डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइनिंग करेगा और क्या प्रोग्राम करेगा, सर डिटरमाइन भी करेगा और प्रोग्राम भी करेगा। इसमें एन था, एन मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। एग्जाम में भी पूरा लिख के आना, एनटी मत लिखना। नेचर, टाइमिंग ऑफ एक्सटेंट किसका, ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो परफॉर्म टू बी जो परफॉर्म करना है, ये किस पे बेस्ड है, ऑन द असेसमेंट ऑफ रोम। रोम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सुनो, डिटरमाइन और प्रोग्राम कर लेगा द एनटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद में अपना ओ था, ओ से क्या था, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज, कितना यूज करेगा अदर ऑडिटर्स का वर्क, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग करके, मतलब कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये आपके 5 पॉइंट देखो, सीए एनओसी, ठीक है। सी से कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज, एन से एनटी को डिटरमाइन और प्रोग्राम करेगा, ओ से अदर ऑडिटर्स का कितना वर्क यूज करना है उसका एक्सटेंट डिटरमाइन करेगा, और सी से कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। वेरी सिंपल, आगे आ जाओ। सर प्रोसीजर्स फॉर इंश्योरिंग कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूजन इन दी सीएफएस, ये कहता है कि आपका क्या प्रोसीजर होगा ये इंश्योर करने के लिए कि आपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है सीएफएस में।
तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आ गए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स ऑडिटर को फॉलो कर रहा है। भैया अपना वर्किंग पेपर देख ले फॉर द प्रायर ईयर मतलब पिछले साल का पास्ट ईयर का, अगर आपने ऑडिट कर रखा है CFS का इसी कंपनीज का, तो पहले अपना वर्किंग पेपर देख लो। फिर बैठो और देखो कि पेरेंट्स का क्या प्रोसीजर्स है, वो रिव्यू करो। पेरेंट्स का क्या प्रोसीजर्स है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। उसके बाद में इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट से जाके पूछो कि मेक इंक्वायरीज ऑफ दी मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लिया। अब मेरी बात सुनो, जो आपके 4th पॉइंट से लेके 8 पॉइंट है ना, ये सारे कनेक्टेड है। मेरा एक पहले वो मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताता हूँ कि ये सारे नीचे वाले पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे, ठीक है। इधर आओ सर, आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर्स और जॉइंट अरेंजमेंट में किया। तो एक बात बताओ, जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट में ही कर सकते हैं क्या, अदर अरेंजमेंट में नहीं कर सकते क्या? सर अदर अरेंजमेंट में कर लो। अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो आपको स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे। हाँ सर, स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे। और एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जो आज शेयर होल्डिंग थी और जो पहले शेयर होल्डिंग थी वो सेम रहेगी, वो सेम नहीं रहेगी। तो आइडेंटिफाई करो जो चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग में। सुनो, पहला पॉइंट क्या है, पेरेंट्स और कंपोनेंट ने जो जो इन्वेस्टमेंट किया वो आप रिव्यू करो, सिंपल। उसके बाद में जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट अगर उन कंपनी ने किया है CFS में, मतलब कंपनी ने किया, होल्डिंग कंपनी ने, या फिर उसके कंपोनेंट्स ने क्या किया, कोई जॉइंट वेंचर या जॉइंट वेंचर्स कर लिया, तो वो भी हम लोग रिव्यू करेंगे। उसके बाद में कोई अदर अरेंजमेंट इंटर्ड हुआ है और वो CFS में भी नहीं इंक्लूड हुआ है, तो वैसे अदर अरेंजमेंट्स भी देख लो। उसके बाद में आप स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड्स को देखो जो कंपनी ने मेंटेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल में सेक्शन 186 और 190 जो कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं वो स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड्स के बारे एग्जाम्पल दिया है, कोई लोड नहीं है इसका। और 8 में क्या आइडेंटिफाई करोगे कितने चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग्स में, वेरी सिंपल। अब चेंज कैसे होगा शेयर होल्डिंग में, पहले इन्वेस्टमेंट किया, अभी मतलब पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसके बाद में कुछ चेंज किया, अगर सेल कर दिया या और इन्वेस्ट कर दिया तो शेयर होल्डिंग में चेंजेस तो आ जाएंगे ना। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग द कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट इंक्लूजन इन दी CFS, वेरी सिंपल। अब सुनो, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट होते हैं और दोनों आप लोगों को अच्छे से पता है। रीजन बीइंग, आप जब कंसोलिडेशन के क्वेश्चन करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाँ सर, कैपिटल और गुडविल रिजर्व निकालते हो और कितना इक्विटी होगा, एट्रीब्यूट होगा माइनॉरिटी को या NCI को, यही आप डिटरमाइन करते हो। यही आपका परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं। जो फर्स्ट ओकेजन या सब्सिक्वेंट ओकेजन पे अकर होता है जब आपकी शेयर होल्डिंग में चेंज आता है, इन विच देयर इज चेंज इन शेयर होल्डिंग, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा जो आपने परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की है उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे। तो एक मेरी बात सुनो, मैं आपको इसका बताता हूँ। अपन जो बेसिकली अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर रिजर्व लिखते हैं, फिर डेट ऑफ कंसोलिडेशन करते हैं, फिर जो प्री एक्विजिशन रिजर्व आया वो पेरेंट और NCI में एलोकेट करते हैं, ऐसा ही होता है। फिर परमानेंट कंसोलिडेशन का अपन चेंज देखते हैं। तो इसको ऐसे ही याद रखना कि पहले भैया आप रिजर्व पे और डेट ऑफ इन्वेस्टर पर अटेंशन दो, ठीक है। मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट वाले जो आपने अबव एडजस्टमेंट किया ना, अबव कैलकुलेशन मतलब परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो उसका आप ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा। तो मैं आपको ये तीनों पॉइंट बता रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट जो लिखे ना वो कैसे हो, मैं उसी में बता रहा हूँ जो अपन ने यहाँ पे बनाया ना, कि भैया पहले तो वो रिजर्व पे और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर अटेंशन देगा, ध्यान देगा उसी पे कि ये कैसे डिटरमाइन हुआ है, इसके कैलकुलेशन पे ध्यान देगा। फिर ये प्री एक्विजिशन रिजर्व का जो एलोकेशन हुआ है उस पर ध्यान देगा, और ये जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है वो चेंज है उस पर ध्यान देगा। इधर आओ, पहला क्या पॉइंट है, अटेंशन देगा फॉर अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व पे और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देगा। सिंपल, प्री एक्विजिशन रिजर्व एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ, पेरेंट मतलब हैव बीन एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली एलोकेट हुआ है, पेरेंट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वेरी सिंपल। और वेरीफाई कर लेगा चेंजेस, जो चेंजेस किसमें हुए, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में, ऑन अकाउंट ऑफ ऑन सब्सिक्वेंट एक्विजिशन या डिस्पोजल। अगर कुछ सब्सिक्वेंट एक्वायर किया, कुछ सब्सिक्वेंटली डिस्पोज किया तो उसमें चेंजेस आएगा। तो वैसे वेरीफाई दी चेंजेस दैट हैव टेकन इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, वेरी सिंपल। पहले डिटरमाइन कर लेगा प्री एक्विजिशन रिजर्व, मतलब अटेंशन देगा, ध्यान देगा जो डिटर्मिनेशन आपने किया प्री एक्विजिशन रिजर्व और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, प्री एक्विजिशन रिजर्व एलोकेट हुआ है ना प्रॉपर्ली, उसके बाद में वेरीफाई कर लेगा चेंजेस जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में हुए ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट चेंज या फिर डिस्पोजेबल। अगर आपने कोई सब्सिक्वेंट एक्विजिशन किया है, सब्सिक्वेंट डिस्पोजेबल किया है तो वो देख लेगा। ये जो नीचे नोट्स लिखा है, मतलब ये लिखा है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो, एक सब्सिडरी आपने 2-4 सब्सिडरी होती है अपन ने, जैसे अगर होल्डिंग की होती है तो 2-3 सब्सिडरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्सिडरी में आपका गुडविल अराइज हुआ और एक सब्सिडरी में आपका कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ, तो क्या आप नेट ऑफ कर सकते हो? आप नेट ऑफ कर सकते हो जब आपके एप्लीकेबल FRF ने परमिट कर रखा है। क्या कर रखा है आपने को? परमिट कर रखा है। यहाँ देखो,
परमिटेड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ में आया? बट आप एक बात याद रखना, ऑडिटर को एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी कि ये इनका ग्रॉस अमाउंट मतलब नेट ऑफ से पहले जो ग्रॉस अमाउंट है ना, वो गुडविल का और कैपिटल रिजर्व का जो आया है वो अच्छे से डिस्क्लोज हुआ है। किस में डिस्क्लोज हुआ है? सीएफएस में। हैव बीन डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द सीएफएस, वो सीएफएस में अच्छे से डिस्क्लोज हुआ है। ठीक है, वेरी सिंपल। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है? इधर आओ सर। बेसिकली ये क्या प्राइमरीली रिलेट करते हैं टू द एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप, कोई आपका ट्रांजैक्शन है या अकाउंट बैलेंस है तो एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस। आप लोग को अच्छे से पता है, आप सारे एडजस्टमेंट करते हो। सुनो, करंट पीरियड एडजस्टमेंट क्या है? अगर कोई इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट है, मतलब इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट है, कोई इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड है, उसके एलिमिनेशन की आप एंट्री पास करते हो। कोई अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स है, देखो आप एसेट एक्वायर किया या एसेट ट्रांसफर किया पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में, ये वाली आप करते हो। स्टॉक ट्रांसफर होता है तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट्स का आप लोग एंट्री पास करते हो। तो अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन एसेट ट्रांसफर्ड या एक्वायर्ड। इंट्रा ग्रुप कोई इंडेप्टनेस है, वेरी सिंपल, आपको डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करते हो। अगर कोई अनरियलाइज इंटर कंपनी प्रॉफिट्स हुआ है तो आपको क्या करते हो? इंड एस 12 के हिसाब से डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करते हो। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब देखो, पेरेंट के जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है वो अलग है और जो कंपोनेंट फॉलो कर रहा है वो अलग है, तो उसके रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन जो अकर हुआ है बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स के बीच में। ठीक है, फॉरेन कंपोनेंट एडजस्टमेंट। एक बात बताओ, आपका जो फॉरेन सब्सिडरी है उसके जो गैप है और जो अपना गैप है वो अलग, जिसमें अपन कंसोलिडेट कर रहे हैं वो गैप अलग होगा, तो उस फॉरेन कंपोनेंट को हमारे गैप के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो फॉरेन कंपोनेंट एडजस्टमेंट करेंगे। और एनसीआई में कोई मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वेरी सिंपल। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपोनेंट का वो शुड यूज इन द कंसोलिडेशन शुड बी ड्रॉन अप टू द सेम रिपोर्टिंग डेट। जो आप कंपोनेंट कंसोलिडेशन में कर रहे हो सेम रिपोर्टिंग डेट का होना चाहिए। अगर सेम रिपोर्टिंग डेट का प्रैक्टिकेबल नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, तो क्या करोगे आप? एडजस्टमेंट करोगे। जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इवेंट्स अकर हुए ना उस पीरियड में, तो उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। डिफरेंस भी जो डिफरेंस होगा, सर कौन सा डिफरेंस? जो रिपोर्टिंग डेट्स का डिफरेंस होगा शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स इन केस ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एस बन रहे, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इंडेस बन रहे तो 3 मंथ्स का अपने को ये दिया हुआ है, 3 मंथ्स इन केस ऑफ एफएस अंडर इंडेस। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगला कंसेप्ट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन इन दी नोट्स टू दी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट है या फिर सब्सिडरी। देखो, पेरेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और वो इन्फॉर्मेशन अगर पेरेंट के नोट्स में आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर सब्सिडरी मतलब कंपोनेंट के उसमें नोट्स में आ रही है उसके फाइनेंशियल में, तो जरूरी थोड़ी है वो इन्फॉर्मेशन आपको सीएफएस बनाते समय डालने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दी सीएफएस। तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो दी हुई है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट में या फिर दी हुई है सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट आपको नहीं डालनी है सीएफएस में? तो इसका वो जो मेमोरी टेक्निक है, जो भूमि एक्सपेंडिचर करेगी फॉरेन करेंसी में, तो आपको ये चीजें सीएफएस में नहीं इंक्लूड करना है। बी से क्या सर? बी से बोनस शेयर, तो सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर आर इशूड आपको नहीं बताना, मतलब नहीं डालना उसमें सीएफएस में अगर आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है। यू मतलब अनयूटिलाइज मनी आउट ऑफ इशू, उसका अगर डिस्क्लोजर है तो डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज्ड मनी आउट ऑफ द इशू। फिर आपका एम है, एम मतलब डिस्क्लोजर अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। फिर आई है, आई मतलब इंपोर्ट, तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो आपने कैलकुलेट किया सीएफआई बेसिस पे इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स एंड कैपिटल गुड्स। और एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन करेंसी, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी किस किस में? कोई रॉयल्टी है, नो हाउ है, प्रोफेशनल फीस है या कंसल्टेंट फीस है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है, तो ये भी आपको नहीं डालने की जरूरत सीएफएस में, नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दी सीएफएस। ठीक है, इसकी मेमोरी टेक्निक याद रखना, आप सारे पॉइंट्स लिखाओगे। अब रिपोर्टिंग वाले पॉइंट्स में आ जाओ। रिपोर्टिंग वाला पॉइंट क्या कहता है सर? सुनो, अगर आपका पेरेंट ऑडिटर इज ऑल्सो दी ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, अगर पेरेंट ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंश्योर करना पड़ेगा जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स फॉर प्रिपेयरिंग सीएफएस जो एएस में दिए हुए, एज पर रिलेवेंट एएस जो दिए हुए आर फॉलोड। सुनो मेरी बात, फिर से इसको बता देता हूं। जो ऑडिटर क्या करना है? ऑडिटर को इंश्योर करना है जो प्रिंसिपल और जो प्रोसीजर्स फॉर प्रिपेयरिंग सीएफएस एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फॉलो हुए हैं ना, ठीक है सर। डेविएशन तो 705 मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ दी ओपिनियन कर देंगे। अब सुनो, अगर ऑडिटर इशू करता है ओपिनियन, मतलब ऑडिटर को इशू करना है ओपिनियन, करता क्या? ऑडिटर को इशू करना है ओपिनियन के सीएफएस दे रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू, और अगर सीएफएस में कैश फ्लो है तो उस पर भी अपना ओपिनियन देगा कि ये भी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कैश फ्लो है। वेरी सिंपल। पेरेंट ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है तो ऐसे 600 आ जाएगा। ऐसे 600 क्या कहता है सर? अगर पेरेंट ऑडिटर ही अलग है और कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है तो पेरेंट ऑडिटर को कंपोनेंट का काम यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे 600 आ जाएगा यूजिंग ऑफ दी वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। और तो फिर 706 मतलब 706 ऐसे 706 आ जाएगा। अगर तो क्या है इसमें, अगर ऑडिटर को क्या करता है वो रेफरेंस देता है
टू दी वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, जो उसने यूज किया, अगर वो उसका रेफरेंस देता है तो उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुआ है बाय अदर ऑडिटर। और वो डिस्क्लोजर ऑफ पोर्शन कैसे दे देगा, वो डिस्क्लोजर ऑफ पोर्शन कैसे देगा सर, स्टेट बाय स्टेटिंग एग्रीगेट अमाउंट की इतना अमाउंट उसने ऑडिट नहीं किया, या फिर इतना परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, इतना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, या इतना परसेंटेज ऑफ कैश फ्लो जो सीएफएस में इंक्लूड हुआ है वो मेरे द्वारा ऑडिटेड नहीं है, नॉट ऑडिटेड बाय दी पेरेंट ऑडिटर। और ये जो डिस्क्लोजर दिया है भैया, ये रेस्पॉन्सिव, ये क्या है, ये इंडिकेशन है, मतलब ये इंडिकेट करता है, एक सेकंड ना, पेन नहीं काम करता, हो गया। तो जो ये डिस्क्लोजर दिया वो इंडिकेट करता है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन दी पेरेंट एंड सब्सिडरी ऑडिटर, पेरेंट ऑडिटर और सब्सिडरी ऑडिटर के बीच में शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी का इंडिकेशन है। इसको ये मत समझना इट नॉट टू बी कंस्टिट्यूट एज ए क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, इसको क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन मत लेना। अब सुनो, जो आपका कंपोनेंट का ऑडिटर है वो रिपोर्ट करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ पेरेंट। पेरेंट का जो फ्रेमवर्क है और कंपोनेंट का फ्रेमवर्क वो अलग है, मतलब वो कंपोनेंट का ऑडिटर है वो अलग फ्रेमवर्क में आपको रिपोर्ट दे रहा है। तो सुनो, पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, पेरेंट का मैनेजमेंट कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट के फ्रेमवर्क में करेगा, पेरेंट मतलब जो पेरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है उसमें कन्वर्ट करेगा, और ये जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट है वो ऑडिट करवा लेगा प्रिंसिपल ऑडिटर से। अल्टरनेटिवली कंपोनेंट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, मतलब जो कंपोनेंट है वो पेरेंट का ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज पे जो बेस्ड ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल है, मतलब जो ग्रुप अकाउंटिंग GAM है उसके हिसाब से कंपोनेंट्स उनको अडॉप्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा। और पेरेंट ऑडिटर को चेक करना होगा कि जो ये ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल है वो जो गैप पेरेंट पे एप्लीकेबल है वो उसके हिसाब से उससे जो ये जो GAM ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल है ना, इसको लिख लेना प्लीज। ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल है वो कंप्लाई करता है गैप से, जो कौन सा गैप से, जो एप्लीकेबल है पेरेंट पर। वेरी सिंपल। अगर कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट करता है, मतलब जो ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है ना कंपोनेंट का, वो अंडर ए ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन ऑफ पेरेंट फ्रेमवर्क, मतलब वो अलग ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट कर रहा है, तो भैया ऐसे नहीं चलेगा। ऑडिट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही है वो होनी चाहिए, वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, आर परफॉर्म्ड अंडर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, मतलब इंडियन, एक सेकंड, जो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो आपको सेम ही यूज करने पड़ेंगे, अगर नहीं यूज नहीं कर रहा तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी आपको सेम ऑडिटिंग फ्रेमवर्क यूज करना है। वेरी सिंपल। तो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटेड होना चाहिए अंडर अ फ्रेमवर्क जो कोरोस्पॉन्ड करता है इंडियन GASS मतलब जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंडिया का जो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर कंपोनेंट्स ऑडिट ही नहीं हुआ, देखो तो आइडियली या जनरली जो भी बोलो आप, कंपोनेंट्स की जो कंपोनेंट्स है, तो ऑल कंपोनेंट्स इन CFS शुड बी ऑडिटेड, सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑडिट होने चाहिए, या फिर सब्जेक्टेड टू ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर कोई अनऑडिटेड रहता है तो हम उसका इवेल्युएट कर देंगे पॉसिबल इम्पैक्ट निकालेंगे और मॉडिफिकेशन कंसिडर करेंगे। मतलब 705 मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन और पैराग्राफ वाला जो SA 705 है उसके हिसाब से अपन क्या कर देंगे, ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। तो सुनो, ये इवेल्युएशन करना क्यों जरूरी है, पॉसिबल इंपैक्ट का इवेल्युएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसलिए वो इवेल्युएशन करेगा और ये इवेल्युएट करके बताएगा। इवेल्युएट किस में करेगा, बहुत क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे, और ये बताएगा जो उसने मतलब जो कंपोनेंट्स ऑडिटेड नहीं है। तो इन सच केसेस ऑडिटर शुड इवेल्युएट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ऑन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ सच अमाउंट्स रिमेनिंग अनऑडिटेड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड। वेरी सिंपल, आपका पूरा का पूरा मैंने आपका ग्रुप ऑडिट रिवाइज कर दिया है। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और अच्छे से प्लीज पढ़ो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।